इसलिए हमने प्रबुद्ध जन सम्मेलन बुलाए कि समाज का जो तैयार तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, जो जिसको पेट जिसका भरा हुआ है, जो देश को देख रहा है, प्रदेश को देख रहा है, वो उसको हम ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई अब आप आ जाओ और इस तैयार हुए लोगों को दिशा दिखाने में हमारी मदद कराओ। आप महसूस करके देखो, इनकी हिम्मत देखो, और सराहो मेरे साथ इनकी हिम्मत को। मोटरसाइकिल में तेल अपना गिराते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई भविष्य की कोई योजना है। एक ही बात इनके मन में संकल्प है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के, मान्यवर काशीराम साहब के, अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाना है। हमें शक्ति हासिल करनी है और शक्ति से जो है हमें एक ऐसा समतामूलक समाज बनाना है जिस समाज की कल्पना हमारे महापुरुष करते थे। अभी मैं वर्मा जी को सुन रहा था, बड़ी शानदार बात कही उन्होंने फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिकन क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने सामाजिक मूल्यों का जिक्र किया। आप ये सोचो, जिस चीजों के लिए दुनिया में संघर्ष हुए हैं और हजारों हजारों लोग कुर्बान हुए हैं, वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों ने ज्ञान के दम पर जो है वो संविधान में सर्जित करके दी। अब वो हमारे सामने धीरे धीरे जा रहे। अब क्योंकि हमें हमारा योगदान नहीं है उनको लाने में, हम तो स्वाभिमान को सबसे ऊपर समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। आप भी, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गली में रहते हो, महल में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, हर व्यक्ति अपने ऊपर इस बात को लेकर बताए और अपने मन से हाथ उठा के मुझे बताए अगर मेरी बात आपको सही लगे कि अगर जिस जगह वहां आपका अपमान होता हो, क्या आप वहां दोबारा जाना पसंद करते हैं? बताओ ईमानदारी से, करते हो या नहीं करते हो? बताओ, नहीं करते हो तो आप महसूस करके देखो, आप सारे राजनीतिक दलों का चरित्र देखो। वो अपमान इतना ही होता है कि हम किसी को गाली दे देंगे तो घर से निकाल दे। जब आपके हक अधिकारों को लूटा जाता है तो ये भी तो अपमान है। बाबा साहब का अपमान सिर्फ ये थोड़ा ही है कि भाई स्टैचू तोड़ दे, या बाबा साहब के खिलाफ दो गलत शब्द लिख दे, या बाबा साहब की तस्वीर को मॉडिफाई करके गलत तरीके से वो कर दे। ये थोड़ा बाबा साहब का अपमान है। जब बाबा साहब के विचारों की हत्या होती है, बाबा साहब के संविधान की हत्या होती है, बाबा साहब के सपनों की हत्या होती है, बाबा साहब के मूल्यों की हत्या होती है, तो ये भी बाबा साहब का अपमान है या नहीं है? लेकिन इस अपमान को हम समझ नहीं पाए। देखिए, देश में राजतंत्र था और राजतंत्र में राज बदलने के लिए युद्ध होते थे, संधियां होती थी, घोड़ों पे, ऊंटों पे, हाथियों पे सेना आती थी, पैदल सेना आती थी, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी और हजारों हजारों सैनिक शहीद हो जाते थे, तब राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को क्या दिया? आलोचना करना उनकी आसान, उनके ऊपर सवाल उठाना आसान है, लेकिन दिया क्या है इस बात पे गौर करो। दिया यह है कि राज बदलने के लिए ना आपको तलवार खरीदनी, ना बंदूक खरीदनी, ना तोप खरीदनी, ना आपको हाथी लाना, ना घोड़ा लाना, ना बैल बकरी लाना, ना आपको युद्ध की कला सीखनी, ना आपको युद्ध करना, सिर्फ भाईचारा बनाकर और वोट की ताकत का एहसास आपको लोगों को कराना है। और उस वोट की ताकत से सिर्फ पहले ठप्पा लगता था और अब ईवीएम का बटन दबा के राज बदल जाता है। देखो कितना आसान कर दिया सबको। और ये भी नहीं कि मशीन आपको लानी हो, व्यवस्था आपको करनी हो, आपको जाके पर्ची भी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाई है आपके घर में लाके आपको हाथ में देती है और उस पर्ची को लेके जाके बस आपको वोट डालना है। इतना आसान कर दिया है। अब मैं बहुजन समाज के आजादी के 70-75 साल के अनुभव का और उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे नजर डालता हूं तो मुझे दिखता है कि वो 8 घंटे मजदूरी तो कर सकता है पेट पालने के लिए, वो तमाम तरह के संघर्ष तो कर सकता है, लेकिन वो 2 घंटे भाईचारा बना के समाज को जागरूक करके वोट के आधार पे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। ये भी जो एक मानसिक गुलामी। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, सुनाऊं आपको? सुनाऊं? कहानी ये है कि महावत समझते कौन होता? जो हाथी को चलाता है। महावत जो हाथी का छोटा बच्चा होता है उसके पैर में वो जंजीर डालता है, मोटी सी जंजीर। अब उस जंजीर को तोड़ने के लिए वो हाथी का छोटा सा बच्चा बहुत जोर लगाता है, पैर को पटकता है, सर को पटकता है, खूब जोर लगाता है, अंत तक वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। कुछ दिन ऐसा करने के बाद उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि इस जंजीर को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं।
जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, बलशाली हो जाता है, ऐसी 10 जंजीरों को एक बार में तोड़ दे, तब महावत कभी उसको जंजीर नहीं मानता, एक पतली सी रस्सी उसके पैर में बांध देता है। गांव में आपने देखा होगा, जिन बैलों से हम लोग खेत जोता करते थे, उन बैलों को बहुत पतली सी रस्सी से बांध देते थे। वो बैल चाहे तो रस्सी को कई बार तोड़ा सकते हैं, लेकिन मन में ये बात बैठ जाती है, मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि कभी हम इस रस्सी को तोड़ा नहीं सकते। इस गुलामी की बेड़िया जब गहरी हो जाती है, उसका असर ये होता है कि कभी वो हाथी या वो बैल उस रस्सी को तोड़ाने का प्रयास करता ही नहीं। जैसे रस्सी बंदी, उसको एहसास हो जाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं। ऐसे आपको ये एहसास हो गया कि आजाद भारत में भी गुलामी की बेड़िया काटना, राजकाज लाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आप जुल्म सह रहे हो, मुसीबती में रह रहे हो, गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियों में जी रहे हो, टूटे फूटे घर में रह रहे हो, लेकिन इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुल्म जाति की बेड़ियों काटने के लिए राजकाज बनाने का काम नहीं करना। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। तो मैं जिनको नेता मानता हूं मान्यवर साहब काशीराम, मैं उनसे ये भी सीखता हूं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। प्यारे साथियों, हम सच्ची तमन्ना के साथ समाज में निकले। उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मिशन किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है, मिशन विचारों के आधार पर चलता है, विचारधारा के आधार पर चलता है। और आपको गर्व होना चाहिए कि जिस विचारधारा को माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोगों ने, उनके लेफ्टिनेंटों ने भी छोड़ के बहुजन से सर्जन कर दिया था, उन्हीं माननीय काशीराम साहब के संघर्ष को जिंदा रखने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने किया है। और जिन्होंने नारा दिया है कि 15 छोड़ 85 जोड़, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अपने महापुरुषों के नारों को जिंदा करने का काम किया है। अगर हम चाहते, अगर एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना सपना होता तो हमारी पार्टी में प्रथम जो है श्रेणी में जो लोग बैठे हैं, वो किसी पार्टी का मेंबर बन के विचारधारा से समझौता करके एमपी एमएलए बन जाते। लेकिन एमपी एमएलए बनना लक्ष्य नहीं था, अपने पूर्वजों के अधूरे सपने को पूरा करना और महापुरुषों के उस विचार को, मानवतावादी विचार को जिंदा रखना हमारे कर्तव्य है। बेटे होने के नाते, उस परिवार के का वंश होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करें। इसलिए हमने दल बनाया, और दल हमने किससे प्रेरणा लेके बनाया? दल हमने माननीय साहब काशीराम साहब से प्रेरणा लेके बनाया। क्यों? आप महसूस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कई सामाजिक संगठन बनाए, कई राजनीतिक दल बनाए। उनका पहला सामाजिक संगठन जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। जब 1949 में यहां एक सम्मेलन में जो कमजोर वर्गों के, ऑपरेशन कम्युनिटी के लोगों ने रखा था, उस सम्मेलन में जब वो यहां लखनऊ में भाषण देने आए तो उन्होंने पिछड़े और दलित समाज के लोगों को चेताते हुए कहा कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक थाली में भोजन खाओ, लेकिन आपकी समस्या एक जैसी है, उन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको एकजुट होकर राजनीति करनी चाहिए। ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र 51% सहमति का विचार है। अगर 49% विषयों पे आपकी सहमति नहीं होती और 51% विषयों पे आपकी सहमति है, तो आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। इसलिए ये भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में दिया था कि जितना आप मिलकर राजनीति करोगे तो ये जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं, आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर आप मिलकर राजनीति करने लगे। उस दिन जिस दिन पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में होगी, उसी दिन आप प्रदेश और देश के में अपने एजेंडे को, अपनी पॉलिसी को लागू करा सकते हैं। अब आप महसूस करो कि बाबा साहब जिस बात को कहते हैं पॉलिटिकल पावर, वो है क्या? लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र में राजतंत्र का पहरा भी है। कैसे? कि पैसे वाला व्यक्ति विधायक बन सकता है, पैसे वाला व्यक्ति सांसद बन सकता है, पैसे वाला ही प्रधान बन सकता है, पैसे वाला जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है, पैसे वाला ही प्रमुख बन सकता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। सारे काम पैसे से होंगे। प्रचार से लेकर हर चीज में पैसा देना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो लोकतंत्र में राजतंत्र का, धनतंत्र का पहरा तो है कि पैसे का अधीन भारत में लोकतंत्र है, लेकिन अगर तरीके तैयार किए जाएं तो काम करने वाले लोगों को भी मौका मिल सकता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपके सामने खड़ा उसका उदाहरण आप देखो
जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में देश 2 दलों में बटा हुआ था, क्या तो इस अलायंस को वोट करेंगे या इस अलायंस को वोट करेंगे। हमने 2 सीटों पे चुनाव लड़ा, एक नगीना में जहां पार्टी के लोगों ने अपनी जेब से पैसा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके 1-1 रुपया जुटा के, और मैंने भी गांव-गांव जाके माननीय काशीराम साहब के उस नारे को, कि एक वोट और एक नोट के नारे को मैंने आगे बढ़ाने का काम किया। तो उसी समाज ने, जिस समाज ने माननीय काशीराम साहब को ताकत देने का काम करता, उसी हक वंचित बहुजन समाज के लोगों ने मुझे वोट देकर, मुझे नोट देकर मुझे चुनाव लड़ाने का काम किया। और सिर्फ चुनाव लड़ाने का काम नहीं किया, यह जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। 1 जून अर्जक संघ की स्थापना, 4 जून लोकसभा 2024 का रिजल्ट जो भी आने वाली है, 8 जून मैं गिरफ्तार होकर 2017 में जेल गया, 16 महीने जेल में रहा, एनएसए काटी। 29 जून समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए मनवादियों की आंखों में इतना खल गया कि 4 गोली चला के मेरी हत्या करने का प्रयास किया। ये जून मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इसी कमजोर हक वंचित समाज ने मुझे लोकसभा का सांसद बनाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया। तब जब उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि अब हमारी बात को उठाने वाला कोई नहीं है, हमें अपना नेता तैयार करना है, हमें अपनी आवाज तैयार करनी है, लोकसभा में हमारी बात रखने वाला कोई होना चाहिए, तो उन्होंने वोट देकर मुझे जिताने का काम किया। दूसरी सीट पे जहां हम लड़े, सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज लोकसभा पे, वहां इन बड़े दलों के बाद तीसरी बड़ी पार्टी आजाद समाज पार्टी बनी और 80,000 से ज्यादा मत जो है वहां आजाद समाज पार्टी को मिलने का काम। तो जिस लोकतंत्र को महापुरुषों ने स्थापित किया, पॉलिटिकल पावर बनाने की बात की, जिसपे धनतंत्र का पहरा हो गया, उसी धनतंत्र को चैलेंज करके गरीबों ने इस असली लोकतंत्र को स्थापित करने का काम नगीना से किया। तो मैं यहां से आप सबसे भी कहूंगा कि एक बार दोनों हाथ उठा के नगीना के साथियों का धन्यवाद करो। कहो धन्यवाद नगीना, और नगीना के साथियों का भी धन्यवाद। प्यारे साथियों, आप पॉलिटिकल पावर को समझो। इस देश में और प्रदेशों में राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें वो प्रदेश का नेतृत्व करती हैं और देश का नेतृत्व करती हैं। और वो करती क्या है, देखो, बिजली के दाम, पानी के दाम, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, फीस, सब सरकार तय करती है। आगे बढ़ो, स्कूल कहां बनेंगे, कॉलेज कहां बनेंगे, यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहां बनेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र कहां लगेंगे, सरकार तय करती है। किस समाज को, किस क्षेत्र को कितना पैसा मिलेगा, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा, सरकार तय करती है। किसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, सरकार तय करती है। किस विभाग में नौकरी निकलेगी, कितनी नौकरी निकलेगी, ये सरकार तय करती है। आरक्षण के फॉर्मूले पूर्ण रूप से लागू होंगे नहीं होंगे, ये सरकार तय करती है। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे हमारे बैठे हैं, वो जानते हैं 20,000 पदों पर इसी सरकार ने डाका डाल लिया था, और यहां के नेताओं ने मुंह पे टेप लगा के उन बच्चों को पिटने के लिए यहां लखनऊ में छोड़ दिया था। उन बहनों पे पड़ती लाठी देख के मैं घर नहीं बैठ पाया, मैं अपनी आंखों को भी नहीं रोक पाया। मैं यही लखनऊ आया और 5 दिन तक लगातार उनके धरने में बैठा रहा। उसके बाद एक बड़ी सभा बुलाकर इस आंदोलन को प्रमाण चढ़ाने का काम किया। सरकार ने झुक के 6,800 नियुक्ति देने का काम किया और बाद में अपने लोग कोर्ट में भेज के उस नियुक्ति को रुकवाने का काम किया। यहां कितने षड्यंत्र होते हैं, किस किस पटल में षड्यंत्र होते हैं, मेरे भोले वाले लोग आप लोग नहीं समझ पाओगे। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी, तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के झूठ, तमाम तरह के गुमराह करने के एजेंडे आपके बीच में लागू किए जाएंगे। तमाम रोने पीटने की बात की जाएगी, तमाम सपने आपको दिखाने का, आपको गुमराह करने का प्रयास किया जाएगा। मगर मेरी एक बात को मान लेना, जो बात आपसे कहना, मेरे याद है मैं लखनऊ आया था, अमन की जान गई थी, पुलिस के कर्मचारियों ने पीट पीट के उसको मार दिया। मेरे याद है लखनऊ में घर टूट रहे थे और हमारा नौजवान नेता निकेश सीना तान के उस बुलडोजर के सामने खड़ा था। मेरे आज भी याद, मैं नहीं भूला, मेरे याद। और वो ये कह रहा था कि एक दिन हमारे भाई को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे आ जाने दो, हम आपको बताएंगे कि हिसाब किताब कैसे होता है। ये बात वो कह रहा था, मेरे याद। हालांकि मैंने उसको फोन पे कहा कि पुलिस तो सरकार की होती है भाई, इनसे क्या लड़ना, बेचारों से, अधिकारियों से क्या लड़ना, ये तो सरकार के अधीन होते हैं, सरकार के कर्मचारी होते हैं। जैसा सरकार इनको कहती है ये बेचारे वैसा करते हैं, ये किसी गरीब के खिलाफ नहीं है, ये तो व्यवस्था में बंधे हुए हैं, तो इनसे नाराजगी मत करो। तब उन्होंने मेरी बात को समझा। यही लखनऊ आपको याद होगा कि एक
वो बेचारे काम तो चाय बेचने का करते हैं, दुकानें उनकी हमारी वजह से चलती है, और वो यहां लखनऊ में खड़े हो कह रहे हैं कि मनुस्मृति अच्छी है और संविधान बेकार है। तो जैसे ये फौज वहां गई और उनसे कहा कि बताइए क्या अच्छा है, तो कहा संविधान अच्छा है, और माफी मांगने का काम किया। ये लखनऊ आपको याद हो। हालांकि मैं चाहता हूं कि लोग माफी ना मांगे, लेकिन लोग दिल से संविधान को माने। देखो, संविधान से दिक्कत किसको है? जो गैर बराबरी को मानता हो, किसी जाति धर्म का, जो छुआछूत को मानता है, जो ऊंच नीच को मानता है, जो गरीबों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं देखना चाहता, जो आज भी चाहता है कि वो गरीबों के बच्चों को नोच ले और मनुस्मृति के हिसाब से उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो अपने घर में आराम से पढ़ के सोए। वो लोग चाहते हैं कि ये संविधान, वो लोग ये कहते हैं कि संविधान बुरा है, जबकि सत्य यह है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा संविधान कहीं है और सबसे महान संविधान कहीं है तो वो भारत में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके साथियों ने लिखा। वो लोग चाहते हैं मैं किसी की जमीन छीन लो, मुझसे किसी ने आग उठा के देख ली, मैं उसकी खाद उतार लूं तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। आपने देखा किस तरह पिछले 2 महीने में अपराध की बाढ़ आई है, बारातें रुक रही है। बारातें तो जिंदा लोगों की हैं, लेकिन मरने वाले लोगों की अर्थियां रुक रही। आज भी इतना भेदभाव है। इसका जीता जागता उदाहरण सुनो। ग्वालियर में चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑर्डर किया था कि ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए, और कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि न्यायपालिका की नहीं मानते हो, न्यायपालिका की नहीं सुनते हो, हम न्यायपालिका की मानते हैं। उन्हीं लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के ऑर्डर को ना मानते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगने नहीं दिया। वो ग्वालियर के हाईकोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर, जो पहले कानून मंत्री थे, जो संविधान के रचयिता थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में कहा जाता है, जो करोड़ों नारियों के, जो तमाम जाति धर्म की नारियां हैं, जो उनके मुक्तिदाता थे, उनकी स्टैचू नहीं चाहते, वो राजस्थान हाईकोर्ट जैसे मनु महाराज की स्टैचू वहां लगवाना चाहते हैं। ये फर्क है हम लोगों में और उनमें। हम न्यायप्रिय लोग, और वो गैर बराबरी को मानने वाले लोग हैं। आप महसूस करो, आज भी इतना जातिवाद, इतना भेदभाव, इतना अन्याय है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से प्रदेश उदाहरण है अभी बिजली विभाग, विद्युत विभाग को जिस तरह से निजीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि आप किसी को उसका पक्ष सुने बगैर आप उसको दंडित नहीं कर सकते। सरकारी कर्मचारी को आप यहां ऑर्डर निकाल रहे हैं कि अगर कर्मचारी हमारी बात नहीं सुनेंगे और वो आंदोलन करेंगे तो हम उनको नौकरी से निकालने का काम करेंगे। मैं चैलेंज करके सरकार को कह रहा हूं, एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करके देखना, फिर आजाद समाज पार्टी आपको बताएगी कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है, संविधान पे हमला करने वालों से कैसे मुकाबला किया जाता है। प्यारे साथियों, निजीकरण उदाहरण है कि 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां इस विद्युत विभाग में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग करते हैं। और बैकवर्ड में सिर्फ हिंदू बैकवर्ड नहीं है, मुस्लिम बैकवर्ड के लोग भी आरक्षण की वजह से नौकरी करते हैं। एक तरफ निजीकरण के जरिए सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपके प्रतिनिधित्व को पैरों के तले रोना जा रहा है। यह भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान। आप महसूस करके देखो, आज संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, क्योंकि मैंने गैर बराबरी का स्तर आपको बता दिया है कि आप जज हो, आप वकील हो, आप आईएएस हो, आप आईपीएस हो, आप पटवारी हो, सेक्रेटरी हो, किसी भी जाति, किसी भी पोस्ट पे हो, आपकी जाति कभी नहीं जाती। छुआछूत भेदभाव आपके साथ नहीं खत्म होता। आप महसूस कीजिए, इस व्यवस्था में जहां आज भी इतना भेदभाव है, इस आरक्षण की वजह से पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम मुनिया, चौहान, तमाम जातियों के लोग इस आरक्षण की वजह से, इस भेदभाव के बाद कुर्सियों पे आए हैं, मुख्य धारा में जुड़े हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील जज बने हैं। और उसके साथ चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, तमाम जितनी जातियां शेड्यूल कास्ट की उत्तर प्रदेश में 66 जातियां, वो सब लोग अगर इस भेदभाव के बाद आगे बढ़ने का अवसर उनको मिला है, नौकरी रोजगार मिला है, तो आरक्षण की वजह से मिला। एक तरफ ये 33% आरक्षण महिलाओं को देने का काम जो है, उस बिल को पार्लियामेंट में पास कराने का काम करते हैं। एक तरफ ये 2019 में आरक्षण के विरुद्ध ईडब्ल्यूएस लाके, मैंने आपको कहा था कि आपको नेता पहचानना हो तो उसके कर्मों के आधार पर पहचानिए, उसकी जाति के आधार पर नहीं। आप महसूस करके देखो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं इस मंच पे, मेरी बात को एकदम हाथ करके नकार देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं। क्या ईडब्ल्यूएस संविधान सम्मत है? बताइए, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। ईडब्ल्यूएस संविधान में आरक्षण का प्रावधान क्या आर्थिक आधार पर है? तो ईडब्ल्यूएस जब लागू और हमारे नेताओं ने हाथ खड़े करके उसका समर्थन किया,
तो बताओ वो संविधान पे हमला था या नहीं था, बताओ। और मैं कहता हूं कि आजाद भारत में संविधान पे इससे बड़ा हमला नहीं हुआ होगा, क्योंकि कमजोर वर्गों के बहुत सारे हिस्से को लूटने का काम इसके पीछे दरवाजे से किया गया है। अगर आप नहीं जानते तो आज का बैकलॉग उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि पहले जिस बैकलॉग से हजारों बच्चे नौकरी लगते थे, आज वो जीरो हो गया। पहले गांव से हर साल कुछ बच्चे पटवारी बनते थे, कुछ बच्चे सेक्रेटरी बनते थे, कुछ लोग अर्धसैनिक बलों में जाते थे, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, कुछ बच्चे टीचर बनते थे, कुछ बच्चे पुलिस में जाते थे, कुछ रेलवे में जाते थे। अब बताओ, कोसों कोसों दूर भी नहीं पता लगता किसी का बच्चा रोजगार पे लगा। और दूसरी तरफ अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए सरकार सारे इंतजाम कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं भविष्य की तरफ देखता हूं और मैं बुद्धिजीवी की तरफ देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद सरकारी नौकरी नाम की चीज भी ना रहे। और जिस दिन सरकारी नौकरी चली जाएगी, आप मेरी बात को याद रखना, फिर आप थाने में, कचहरी में, किसी दफ्तर में न्याय मांगने जाओगे तो न्याय की जगह आपको जूते लगने का काम होगा, क्योंकि आज सब कुछ होते हुए न्याय नहीं मिलता। आपने देखे क्या हाल है, उत्तर प्रदेश की सामंतवादी सरकार क्या कर रही है। कितने ही लोगों, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक अध्यापक को, वो वीडियो तो पुराना 2018 का, पुलिस के लोग थाने में पीटने का काम कर रहे थे। कितने ऐसे जगह जहां रेप होने के बाद, हत्या होने के बाद, और मैं तो गजब की बात पढ़ रहा हूं, पिछले 3-4 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें मार के लटका दिया गया और पुलिस ने उसका खुलासा किया है कि उसने खुदकुशी कर ली है। और कोई अगर परिवार का व्यक्ति पूछ रहे कि तथ्य क्या है साहब, किस आधार पे, तो पुलिस के लोग बुर्रा कहते बताऊं तुझे जेल भेजूंगा। और बेचारे गरीब लोग चुप हो जाते हैं कि जेल में जाना पड़ता है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें पुलिस की पिटाई से लोगों की जान गई और उनपे एक ही लाइन लिखी आती है अखबार में कि सीने में दर्द होने से जान गई। आप समझो, आईपीएस साहब, पूर्व आईपीएस साहब यहां बैठे हुए हैं, उनका अनुभव बड़ा है इस मामले में, लेकिन मेरे पास भी अनुभव, हालांकि मैं पुलिस का सबसे बड़ा हिमायती हूं। आपको पता होगा पार्लियामेंट में पुलिस के कर्मचारियों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले जैसे और कर्मचारियों को मिलती है, उनकी वेतन विषमता दूर हो, बॉर्डर स्कीम खत्म की जाए, इसकी मांग अगर किसी ने उठाने का काम किया तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने किया। और सिर्फ काम ही नहीं किया, मैं जिस कमेटी में हूं, हमारे साथी जानते हैं, रिपोर्ट बन रही है, अगले 2-3 साल के अंदर रिफॉर्म होगा और पुलिस के भाइयों की भी जो समस्या है उनको भी हम लोग खत्म कराने का काम करेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाऊं। तो देश में चाहे निजीकरण के खिलाफ लड़ाई हो, समाज को बेचारा आराम से घर बैठा, रास्ता कौन दिखाता है, ये प्रबुद्ध समाज, कि भाई ये है, जैसे 200 पॉइंट रोस्टर को हटा के 13 पॉइंट रोस्टर आया, किसने रास्ता दिखाया, प्रबुद्ध समाज, दुश्मन ने नहीं दिखाया। जैसे इससे स्टेट पे हमला हुआ, किसने रास्ता दिखाया, प्रबुद्ध समाज ने। जैसे निजीकरण के जरिए आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कौन चर्चा कर रहा है, प्रबुद्ध समाज। इसी प्रबुद्ध समाज को कह रहा हूं कि 2027 में 15 साल का सूखा हो जाएगा हक वंचित समाज के, वैचारिक समाज के ऊपर 15 साल का। और 15 साल में तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग और उसकी मरम्मत ना हो तो वो जर्जर हो जाती है। आप क्यों नहीं उठ के जागते हो यार, क्यों नहीं जागते हो, क्यों नहीं समझते हो कि 15 साल में आप 30 साल पीछे चले गए और अगले 5 साल और लगे तो आप 50 साल पीछे चले जाओगे, क्यों नहीं समझते। इसलिए आपको जगाने और इनको समझाने के लिए निकले हैं कि जागे हुए लोग इन संघर्ष करने वाले लोगों को रास्ता दिखाने का काम करें तो बात आगे बढ़ जाए। प्यारे साथियों, बात मुस्लिम समाज की हो रही थी,